अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फ़ातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान चौथे सनती इनकलाब का हिस्सा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। प्रगति भवन में केटीआर का खिताब, कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान। महाराष्ट्र नासिक में भयानक हादसा, 11 अफराद हलाक, 38 जख्मी। आधार अपडेट हर फर्द के लिए जरूरी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मशवरा। मुंगोर ज़िमनी इंतखाबात में बहुजन समाज पार्टी से शंकर आचार्य उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा है कि एकनाथ शिंदे पहले ही पार्टी तर्क कर चुके हैं, अब वो इंतखाबी निशान पर दावा नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी पर अपने इख्तियार का दावा करते हुए इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल किया है कि जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र के मौजूदा वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और शिवसेना के दीगर बागी अरकान असेंबली पहले ही अपनी मर्ज़ी से पार्टी छोड़ चुके हैं, लिहाजा वो पार्टी के इंतखाबी निशान के हवाले से अपने हक़ की बात नहीं कर सकते। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अंधेरी ईस्ट असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाबात में शिवसेना के इंतखाबी निशान तीर कमान के इस्तेमाल पर उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी किया था। वज़ीर मेहनत तेलंगाना सीएम मल्ला रेड्डी ने कहा है कि 2024 के इंतखाबात में केसीआर वज़ीर आज़म बनने के ख़वीम कानात हैं और सारा मुल्क बीआरएस का मुंतज़िर है। इन्हें मुंगोर ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र मंडल के एर्रोगोडियम इंचार्ज की मुकर्रर किया गया था और इन्होंने एर्रोगोडियम गाँव में इंतखाबी मुहिम के दौरान ये बात कही। उन्होंने मज़ीद कहा है कि 19 रियासतों में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन सीएम केसीआर की फलाही स्कीमों की तरह इनके यहाँ कोई अमलावरी नहीं हो रही है और ना ही बीजेपी के चीफ मिनिस्टरों में इतनी ताकत है कि वो कोई फलाही काम करके दिखाएं। इन्होंने ये भी कहा है कि सीएम केसीआर एक बहादुर लीडर है और बीजेपी ने साबिक़ हल्के कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को 22 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किया था। वज़ीर सेहत मल्ला रेड्डी के हमरा इंतखाबी मुहिम में कई रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। మొత్తం వచ్చిండ్రు, శపథం చేసిర్రు. మా ఊర్లో ఒక్క ఓటు పొల్లు పోదు, ప్రతి ఒక్క ఓటు మేము కేసీఆర్కే ఇస్తాము, మేము కారు గుర్తుకే ఇస్తాము, కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డికే ఇస్తాము. ఎందుకంటే మేము గత ప్రభుత్వాలకు మోసపోయినాము, గత 3.5 సంవత్సరాల సంది కూడా మోసపోయినాము. మేము ఇక్కడ మాకు కాంగ్రెస్ కేసి రాజగోపాల్ రెడ్డిని గెలిపించుకుంటే మాకు మోసం జరిగింది. 3.5 సంవత్సరాల సంది ఆయన పత్తలేడు, ఆయన ముఖం కూడా లేదు ఇక్కడ వస్తేందుకు. ఇప్పుడు తీరా ఆయన బీజేపీలోకి పోయి గుత్తలు పట్టుకొని 20,000 కోట్లకు అమ్ముడు పోయి ఇక్కడ మళ్ళీ బీజేపీ పార్టీ టికెట్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ బై ఎలక్షన్లు తీసుకొచ్చిన ఘనత మన రాజగోపాల్ రెడ్డి ఉంది. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున మేమందరూ కూడా టీఆర్ఎస్కి వేస్తామని కూడా ప్రజలు గట్టిగా కంఠస్థలంతో చెప్పిండ్రు. అదే మాదిరిగా కాంగ్రెస్ ఉంది. కాంగ్రెస్ గత 8 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఇక్కడ కాంగ్రెసే ఉండే, దేశంలో కాంగ్రెసే ఉండే. నల్గొండ ప్రజలందరూ కూడా చూసిండ్రు. ఇదే రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎంపీగా ఉండే ఏమీ చేయలేదు. ఒక సాగునీరు తేలేదు, తాగునీరు తేలేదు, కరెంటు తేలేదు, ఒక రోడ్లు తేలేదు, ఒక డ్రైనేజ్ తేలేదు, యాడున్న గొంగడ అన్నీ ఉంది. అంటే అంత మంచి పేరు సీఎం కేసీఆర్ గారు చేసినట్టు ఎప్పుడు చెయ్యలేరు.
భారతదేశం అంతా చూసి పిల్లలకు కొందరు తెలియదు ఏదో బీజేపీ అంటే ఏదో పెద్దగా అనుకుంటారు. వాళ్ళు కూడా 18-19 రాష్ట్రాలలో సీఎంలు ఉన్నారు. కానీ అక్కడ మనలకి ఏమి ఇయ్యారు, పింఛన్లు ఏమి ఇయ్యారు, మాటలు చెప్తారు వాళ్ళు. 10 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది ఈ సీఎం కేసీఆర్ రాకముందు. అప్పుడు ఏమన్నా మనకు నీళ్ళు ఇచ్చిరా? అంత పొల్యూషన్ వాటర్ కదా. అప్పుడు పింఛన్ కూడా దొరకకపోవు, నీళ్ళు కాళ్ళు చేతులు అంతా వంకరపోవు. నల్గొండ జిల్లా అంటే కూడా రాకపోవు. 200 పింఛన్ వస్తుండే. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया के चौथे सनअती इनकलाब की क़यादत कर सकता है और हिंदुस्तान के पास ये सलाहियत है कि वज़ीर आज़म मोदी ने गुजरात के केवड़िया में इंडस्ट्री 4.0 कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि चौथे सनअती इनकलाब का आगाज़ जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने से होना चाहिए। ये तख्लीक़ी ख़यालात से ही मुमकिन है। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान पिछले सनअती इनकलाबात में हिस्सा नहीं ले सका। हमारे मुल्क में सनअत 4.0 को आगे बढ़ाने के लिए कई खुसूसियात मौजूद है। नौजवानों तबक़ा और एक मरकज़ी हुकूमत जो आज़ाद तिजारत की हिमायत करती है, इज्तिमाई तौर पर इसे मुमकिन बना सकती है। घरेलू सनअतों और सनअतकारों में हिंदुस्तान को आलमी सप्लाई चेन सिस्टम में कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत है। इसके लिए हम असलाहात लाकर और सब्सिडी सपोर्ट फराहम करके हिंदुस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने के लिए मुसलसिल काम कर रहे हैं। बीआरएस के एग्जीक्यूटिव सदर और वज़ीर केटीआर ने वज़ीर आज़म मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया है। इन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को नाअहल करार दिया है। इन्होंने खबरदार किया है कि बीजेपी पूरे मुल्क में 8 साल की लाक़ानूनियत के साथ बाज़ार में खड़ी हो जाएगी। ये वो जमात है जो बग़ैर इक़्तिदार के काम कर रही है। केटीआर ने प्रगति भवन में मीडिया से खिताब करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति की तश्कील, कौमी सियासत, गुज़िश्ता ज़िमनी इंतख़ाबात और दीगर मसाइल पर बात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ामात लगाए कि वो लोगों की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी ही करते हैं, पूरी तरह गोलमाल है। गुजरात के भरम पर इक़्तिदार में आए और 8 साल के इक़्तिदार में क्या किया? आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक मोदी से बढ़कर कोई नाअहल वज़ीर आज़म नहीं आया। इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। महाराष्ट्र के शहर नासिक में आज सुबह एक जानलेवा हादसा पेश आया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस डीजल ट्रक से टकरा गई। हादसे के चंद ही मिनटों में पूरी बस में आग लग गई। महाराष्ट्र के नासिक में इस हादसे में 11 मुसाफिरों की मौत हो चुकी है और 38 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 5 बजे नासिक औरंगाबाद रोड पर एक स्लीपर बस ने डीजल ट्रक को टक्कर मार दी। बस को आग लग गई। इस वक्त बस में 30 के करीब मुसाफिर सवार थे। नासिक के डिप्टी कमिश्नर ने इंकशाफ किया है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम ने बताया है कि अभी तहक़ीक़ात जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने नासिक हादसे पर सदमे का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 2 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। शिंदे हुकूमत ने ज़ख्मियों को 1 लाख रुपए और महलूकीन को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। UIDAI ने 13 साल से भी कम अरसे क़ब्ल आधार कार्ड जारी करने का अमल शुरू किया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मशवरा दिया है कि तमाम कार्ड होल्डर्स अपने बायोमेट्रिक और दीगर तफसीलात को दोबारा अपडेट करें। तफसीलात को अपडेट करने के लिए फ़िलहाल 5 से 15 साल दरकार हैं। UIDAI ने कहा है कि अब से बालिगों को भी रज़ाकाराना तौर पर अपनी तफसीलात दोबारा अपडेट करनी होंगी। अगर 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे हैं तो इन्हें वालिदैन या सरपरस्तों के बायोमेट्रिक के ज़रिए इनकी तस्वीर की बुनियाद पर आधार कार्ड जारी किया जाता है या बाला आधार के नाम से जाने जाते हैं। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट दुरुस्त होना चाहिए। 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को आधार बायोमेट्रिक की ज़रूरत से मुस्तशना किया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि बहुत से लोग आधार कार्ड अपडेट के बारे में नहीं जानते हैं। हम इनमें बेदारी पैदा करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अगर ज़्यादा फ़ीस मांगी जाए तो हमें मुत्तला करें या तहसीलदार ऑफिस को मुत्तला करें।
बीजेपी आंध्र प्रदेश के सदर सोमू वीराराजू ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर को कौमी सतह पर नई पार्टी शुरू करने का कोई हक नहीं है। इन्होंने तबसरा किया है कि केसीआर जिन्होंने आंध्र प्रदेश को गद्दार करार दिया वो आंध्र प्रदेश आने के भी अहल नहीं हैं। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के खिलाफ वजीर केटीआर के तबसरे नामुनासिब थे और इन्होंने बेसब्री का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि केसीआर की बेटी कविता दिल्ली शराब घोटाले में मुलव्विस थी। वाज़ेह है कि तेलंगाना में अब की बार इनकी शिकस्त यकीनी है। కేసీఆర్ కి ఒక జాతీయ పార్టీ పెట్టే నైతిక హక్కు లేదు. ఆంధ్రుల్ని ఆయన మాట్లాడినటువంటి భాష హద్దు లేకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనించాం. అలాంటి వ్యక్తి ఈవేళ జాతీయ స్థాయిలో జాతీయం అనే దానికి మాట్లాడడానికి అర్హత లేనటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్. మోహన్ జీ గురించి మాట్లాడేటువంటి నైతిక హక్కు కేటీఆర్కు ఉందా? మోహన్ జీ చేసే పని ఏంటి? వ్యక్తి నిర్మాణ కార్యం ఏంటి? కౌన్సిలర్గా నెగ్గుతారా అని ఆయన ప్రశ్నించే విధానం ఏంటి? తండ్రి కొడుక్కి నా దృష్టిలో मल्लिकार्जुन खड़गे आज बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे और गांधी भवन में मीडिया से बातचीत की। इन्होंने कहा है कि बीजेपी की तारीख में इस तरह का इलेक्शन कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस के सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज इंतखाबी मुहिम के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर इनका पुरजोर इस्तकबाल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे एयरपोर्ट से सीधा गांधी भवन पहुंचे और पीसीसी के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। खड़गे ने मीटिंग के बाद मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ये हमारा अपना इलेक्शन है और ये एक ही पार्टी के लीडरों के दरमियान इलेक्शन है। बीजेपी की तारीख में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं हुआ है। चलिए चलो कृष्णनाथ जी oh good so I have come here to appeal you only not me I come and stand there ఎంపీ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్? సార్ నా నువ్వు ఫోన్ కొంచెం పక్క పెట్టన్నా. रमेश जी అయిపోయింది. సైడ్కి వచ్చానా?
बहुजन समाज पार्टी बीएसपी तेलंगाना के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने उम्मीदवार का ऐलान किया है। जवासा लीडर शंकराचारी बहुजन पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करेंगे। हफ्ते को शंकराचारी को पार्टी की जानिब से बाई फॉर्म पेश किया गया। इस मौके पर प्रवीण कुमार ने अपील की है कि जवासा लीडर शंकराचारी को कामयाब बनाएं। ఎందుకు కేసీఆర్ ఈ సాహసం చేయలేకపోయాడు, ఎందుకు మరి రేవంత్ రెడ్డి చేయలేకపోయాడు, ఎందుకు బండి సంజయ్ వీళ్ళందరూ చేయలేకపోయారు అనేది ఈరోజు ఈ మునుగోడు ప్రజలు వాళ్ళందరికీ అడగాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే బీసీలు కేవలం జెండాలు మోసే వాళ్ళేనా, బీసీలు కేవలం మరి అనుచరులుగా ఉండవలసిన వాళ్ళేనా, బీసీలు కేవలం ఓట్లేసే యంత్రాలు మాత్రమేనా, బీసీలు కానీ ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ. సో ఒకసారి ఇది అందరూ కూడా మునుగోడు ప్రజలు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అందుకొరకే మరి మేము బీసీ నాయకులకు ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు మాకు చాలా క్యాండిడేట్స్ కూడా మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. సో దీంట్లో చాలా అంటే చాలా పరిశీలన చేసి మేమన్నీ కూడా ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మరి మా రాష్ట్ర జాతీయ అధినేత్రి బైంజయ్ కుమారి మాయావతి గారి ఆఫీస్ కు పంపించడం జరిగింది. ఆ ఆఫీస్ లో వాళ్ళందరూ కూడా వెట్టింగ్ చేసిన తర్వాత మరి చాలా మంది క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా మంచి వాళ్ళే, అందరూ కూడా మరి చాలా కష్టపడే వాళ్ళే, అందరూ కూడా మరి సమర్థవంతం ఉన్న వాళ్ళే, అందరూ కూడా మరి ప్రజల కోసం పనిచేసే వాళ్ళే. అయినా కూడా మరి అన్ని అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకొని మరి ఈ రోజు మునుగోడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి ఈ ఉప ఎన్నికకు బహుజన సమాజ్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షురాలు మాయావతి గారు నాకు ఇచ్చిన అధికారాలను పెట్టుకొని నేను ఈ పార్టీకి మరి ఈ ఎన్నికలకు 93 అసెంబ్లీ మునుగోడు అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలకు మరి कैंडिडेट గా सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को 2 फाइलों की मंजूरी के लिए 300 करोड़ की रिश्वत के इल्जाम में आज नई दिल्ली के ऑफिस में पूछगछ की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक से दिल्ली ऑफिस में पूछगछ की है। साबिक गवर्नर पर इल्ज़ाम है कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो इन्होंने 2 फाइलों की मंजूरी के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इन्होंने कहा है कि सेक्रेटरीज ने मुझे बताया है कि आपको फाइलों को क्लियर करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि मजमूई तौर पर इन्हें 2 बड़े सनती घरानों की फाइलों की मंजूरी के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी।